नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कक्षा में। हम स्वागत करते हैं आप सभी का। और आइए आज हम पढ़ेंगे हिंदी में व्याकरण का स्वरूप। साथियों, व्याकरण का जो स्वरूप है उसके लिए आज हम खाका तैयार करेंगे। उसको हम मोटे मोटे तौर पर समझेंगे और इसका जो कल से पूर्ण रूपेण अध्ययन करेंगे। तो आज हम मोटे मोटे अगर खाका की बात करें तो व्याकरण को हमारे व्याकरण शास्त्रियों ने दो भागों में बांटा है। इसका एक पक्ष है व्याकरण का व्युत्पत्ति पक्ष और दूसरा है विश्लेषणात्मक या व्याख्यात्मक पक्ष। साथियों, इस चीज़ से जानने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी, वो ये कि जो हिंदी है वो संस्कृत की ही देन है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हिंदी का विकास हुआ है वो संस्कृत से ही हुआ है। और इसे हम कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो हिंदी है वो संस्कृत से ही ली गई है और संस्कृत की जो माँ है, माता है, जो जननी है, वो संस्कृत है। तो वास्तविक में अगर जो व्याकरण है तो वो सर्वप्रथम दुनिया में सबसे पहले जो व्याकरण का आविष्कार हुआ वो संस्कृत के व्याकरण का आविष्कार हुआ। दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं उन सब का अपना एक व्याकरण होता है। व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है इसे थोड़ा हम समझेंगे। व्याकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि उस भाषा का जो मानक रूप है वो निरंतर बना रहे। वरना अगर व्याकरण ना हो तो वो क्षेत्रीय भाषाओं में, प्रांतीय भाषाओं में और राष्ट्रीय भाषाओं में लिप्त होके उस जो भाषा का मूल है वो क्या बोलते हैं, सम्मिलित हो जाएगा और उसका जो स्वरूप है वो विकृत हो जाएगा, वो भिन्न भिन्न तरीक़ा से दिखाई पड़ेगा। इस बात को समझने के लिए, इस बात को जानने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे भाषाविद ने, हमारे जो भाषा के जानकार हैं, विद्वान हैं, उन्होंने भाषा व्याकरण का प्रारंभ किया, भाषा व्याकरण को लिपिबद्ध किया और उसके सूत्रों को लगाया, जाना, समझा, लिखा। तो साथियों, हम कह सकते हैं जो व्याकरण है वो एक तरह से हम देखें तो संसार में जितने पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, उनको नापने और तौलने के लिए किसी न किसी एक उपकरण की आवश्यकता होती है, पैमाने की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार अगर किसी भाषा का जो मूल स्वरूप है, किसी भाषा की जो हम कहें तो विश्लेषण अगर करें तो कैसे करेंगे, उसके जो शब्द हैं उसको हम कैसे एक एक पार्ट में अलग अलग करके एक एक ऑपरेशन को देख के पार्ट का हम कैसे समझेंगे, इस बात को जानने के लिए व्याकरण की आवश्यकता हुई। तो व्याकरण में जैसे हम कहें कि संसार में प्रत्येक वस्तु है, पदार्थ है, उसको मापने के लिए एक उपकरण की आवश्यकता होती है, पैमाने की आवश्यकता होती है, स्केल की आवश्यकता होती है। जैसे हम किलोग्राम में तोलते हैं वो होती है चीनी। जो ठोस अवस्था की वस्तुएं हैं उन्हें हम किलोग्राम में मापते हैं, तोलते हैं। ऐसी जो लिक्विड की अवस्था है, जो तरल पदार्थ है, उसके लिए हम लीटर में मापते हैं। तो ठीक वैसे ही जितनी भी भाषाएं हैं उनको हम एक ठीक रूप देने के लिए, उनको मापने के लिए, उस भाषा का हम एक एक अंग को देखने के लिए हमारे लिए व्याकरण की आवश्यकता हुई। साथियों, ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से समझ ली होगी और इन सारी बातों को आप नोट करते रहिएगा, मनन करते रहिएगा, समझते रहिएगा, अध्ययन करते रहिएगा। बहुत बहुत बड़े जो टॉपर हैं, जिन्होंने परीक्षाएं क्रैक की हैं, नौकरी ली हैं, उनका सबका एक ही मूल मंत्र है, वो है रिवीजन इज डिवीज़न। रिवीजन ही हमारी डिवीज़न है, रिवीजन ही हमारी डिवीज़न है। ये बात हमारे लिए अपने अंतःकरण में उतार लेनी चाहिए, ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। साथियों, हम आज बात करेंगे इसके जो पहला पक्ष है वो है व्युत्पत्ति पक्ष। व्युत्पत्ति पक्ष में अगर हम बात करें तो इसमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। इस प्रकरण में जो हमारा पहला बिंदु है वो है हमारा व्युत्पत्ति पक्ष और उसके अंतर्गत आने वाला जो बिंदु है वो है पहले नंबर पे
उपसर्ग। उपसर्ग साथियों क्या होते हैं, ये चीज़ समझना चाहिए। इस चीज़ को आज हम समझेंगे, ये कन्फ्यूजन मैं आपका आज दूर करूंगा। ये जो उपसर्ग और प्रत्यय है, ये जो कन्फ्यूजन बना रहता है, ये जो द्वंद्व हमारे मन में बना रहता है, इसको आज जड़ से मेटेंगे, खत्म करेंगे, नष्ट करेंगे, समूल इसका उन्मूलन करेंगे। ये बात आपको समझनी है। देखो उपसर्ग अगर हम देखें तो वो जो वर्ण है वो हमारी वर्णमाला में सबसे पहले आता है अकॉर्डिंग टू व्यंजन। अर्थात हम कह सकते हैं व्यंजन से पहले हमारा ऊ आता है, यानी कि उपसर्ग है वहाँ पर ऊ अक्षर है, और हमारा जो प्रत्यय है वो व्यंजन के अंतर्गत आता है, यानी वो बाद में आता है। यानी कि ऊ पहले आता है वर्णमाला में और जो व्यंजन है वो बाद में आता है, उसके अंतर्गत पा आता है। हम कह सकते हैं कि उपसर्ग आगे होती है और प्रत्यय पीछे होते हैं। और अच्छे समझें, वे शब्दांश जो किसी शब्द में आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उनका स्वरूप चेंज कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाता है। ठीक इसी प्रकार अगर प्रत्यय की बात करें तो वे शब्दांश जो किसी शब्द में पीछे लगकर उनके शब्द का स्वरूप बदल देते हैं, अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उनके लिए हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। यानी जो ऊ हमारा जो वर्ण है वो वर्णमाला में आगे आता है, स्वर के अंतर्गत आता है, और जो बाद में आता है वो हमारा है व्यंजन, और व्यंजन के अंतर्गत हमारा पा आता है। तो जो पा हमारा शब्द है, वो पा हमारा जो वर्ण है वो आ जाएगा प्रत्यय के अंतर्गत। ये चीज़ समझो साथियों। जो उपसर्ग है, उपसर्ग को हम अगर ध्यान से देखें तो इसको हम दो भागों में बांटेंगे, एक है उप और दूसरा है सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप या पास, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, यानी कि निर्माण करना। तो इसे हम मिलाकर कहें तो हम कह सकते हैं पास आकर नया शब्द बनाना। अर्थात उप का अर्थ होता है समीप यानी कि पास, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या निर्माण करना। तो पास आकर नया शब्द बनाना, अर्थात हम कह सकते हैं कि बे शब्दांश, हिंदी में बे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर, हिंदी में बे शब्दांश जो किसी शब्द में आगे लगकर, बे शब्दांश जो किसी शब्द में आगे लगकर, प्रारंभ में लगकर, आदि में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उनका स्वरूप बदल देते हैं, वो हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। साथियों उपसर्ग के अगर भेद या प्रकार की बात करें, ये कितने प्रकार के होते हैं ये हमारे लिए समझना चाहिए। साथियों उपसर्ग जो है वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो उपसर्ग में सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो आ जाता है हमारा संस्कृत का उपसर्ग। यानी कि उपसर्ग के जो भेद हैं वो 4 हैं। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत आएगा संस्कृत में उपसर्ग, फिर आएगा हिंदी में, फिर आएगा उर्दू में, और सबसे लास्ट में आएगा अंग्रेजी के उपसर्ग। साथियों इस चीज़ को हम कैसे याद रखें, याद करने की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि जो उपसर्ग के भेद हैं, प्रकार हैं, वो 4 हैं। इस चीज़ को ज़रा कंसंट्रेट होके, एकाग्रचित होके हम समझेंगे। संस्कृत में जो उपसर्ग लिखा है, जो शब्द उपसर्ग है, उसमें एक है ऊ, दूसरा है पा, तीसरा है सा और चौथा है गा। हम कह सकते हैं उपसर्ग में 4 हमारे चीज़ें हैं, 4 हमारे अक्षर हैं, 4 हमारे वर्ण हैं। ये हम समझें तो समझने की दृष्टि से है कि 1 2 3 4 ये 4 हैं, तो ये हमारे 4 प्रकार के हैं। हम अब इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। सबसे पहला हमारा जो उपसर्ग है वो है संस्कृत में उपसर्ग, जिसकी संख्या 22 है, और हमारा सेकंड नंबर का है वो है हमारा हिंदी का उपसर्ग, और इसकी संख्या है 10 से 13, और थर्ड नंबर पे हमारा जो उपसर्ग है इसकी संख्या है 19, और ये है उर्दू या फारसी का उपसर्ग। तो उर्दू या फारसी में जो उपसर्ग हैं उनकी संख्या 19 है, और थर्ड नंबर के जो उपसर्ग हैं वो है हमारे अनंत, और ये किस भाषा में हैं, ये है
अंग्रेजी में, इंग्लिश में। हम कह सकते हैं कि संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22, हिंदी में उपसर्ग 10 से 13 और उर्दू या फारसी में उपसर्ग होते हैं 19। अंग्रेजी में उपसर्ग की संख्या अनंत होती है। हिंदी में उपसर्ग अगर हमारे पास ऑप्शन में 10 और 13 दोनों मिल जाएं, हमारे लिए प्राथमिकता 10 की देनी होगी। और अगर वो उपसर्ग हमारे 10 नहीं है ऑप्शन में, तो हम 13 करके आएंगे। ये बात हमारे लिए बिल्कुल समझ लेनी चाहिए, बिल्कुल अंतःकरण में धारण कर लेनी चाहिए, उतार लेनी चाहिए। अंग्रेजी में उपसर्ग अनंत हैं, ये बात हम समझेंगे। अब समझते हैं कि ये उपसर्ग हैं वो कैसे और क्यों और कहाँ पर काम करते हैं, वो समझेंगे। उपसर्ग है हमारा अति, और इसके बाद में है अधि, और है अनु, और है अपि, और है अभि। और भी उपसर्ग हैं, ये उदाहरण के लिए हैं, सिर्फ ये उदाहरण के लिए हैं, उदाहरण के लिए ये मैं समझा रहा हूँ आपको। तो अति उपसर्ग है, इसका जो अर्थ है वो होता है अधिक, और जो अधि उपसर्ग है इसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, और जो अनु है वो होता है अर्थ इसका समान या पीछे, और जो अपि उपसर्ग है इसका अर्थ होता है बुरा या हीन, और जो अभि उपसर्ग है उसका अर्थ होता है सामने या चारों ओर। अब ये जो अधि उपसर्ग है, ये अधि उपसर्ग है, इससे शब्द जो बनेगा वो बनेगा अत्यधिक या अनंत या अतिरिक्त, और भी बन सकते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे हैं, उदाहरण स्वरूप हैं। अधि उपसर्ग का अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ, और इससे जो बनने वाला शब्द है, नया जो शब्द बनेगा वो है अधिकार, अधिपति या अधिनायक। और ये हमारा जो अनु उपसर्ग है, इसका जो अर्थ है पीछे या समान, और इससे बनने वाला जो शब्द है, नया शब्द बनेगा, वह है अनुकरण या अनुचर या अनुसरण। और ये हमारा अपि उपसर्ग है, इसका जो अर्थ होता है वो है बुरा या हीन, और इससे बनने वाला जो नया शब्द है वो है अपयश, अपमान, अपकार या। और आगे की बात करें तो जो अभि उपसर्ग है, इसका जो अर्थ है वो है सामने या चारों ओर, और इससे बनने वाला जो शब्द है वो है अभियान, अभिषेक और अभिनय। ठीक है साथियों, इससे आगे हम बात करें तो वो पूछ सकता है कि अत्यधिक में कौन सी उपसर्ग है। हम जवाब देंगे अति। कैसे, देखो, जो अत्यधिक लिखा है, जो अत्यधिक लिखा है उसको अगर हम तोड़ें तो जो बनेगा शब्द वो खंड खंड में ऐसे बनेगा, अति और अधिक। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जो अति उपसर्ग है वो अत्यधिक में जो उपसर्ग है वो है अति। इसी प्रकार अत्यंत में हो जाएगा अति, और अतिरिक्त में तो अति है ही है। अधिकार की अगर हम बात करें, इसमें जो उपसर्ग है वो है अधि, और अधिपति में अगर उपसर्ग की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा अधि, और अधिनायक में अगर उपसर्ग की बात करें तो अधिनायक में हमारा उपसर्ग है अधि। और इसी प्रकार अनुकरण शब्द है, इसमें अगर उपसर्ग हम देखें वो अनुपसर्ग है। अनुचर में इसी प्रकार अनुपसर्ग है। अनुसरण में हमारा जो उपसर्ग है वो अनु है। ठीक इसी प्रकार अपयश जो शब्द है, इसमें जो उपसर्ग होगा वो उप होगा, और हमारा जो अपमान शब्द है इसमें उप होगा, ये सॉरी अप नहीं, एक मिनट, हाँ अपि होगा, अपमान, बुरा, हाँ ठीक है। और ये हमारा जो उपकार शब्द है, इसमें भी अपकार शब्द है, इसमें भी अपि हमारा उपसर्ग होगा। और ये अभि शब्द है, ये अभि उपसर्ग है, सॉरी, इसके सामने का जो अर्थ है वो है सामने या चारों ओर, और इससे बनने वाला जो शब्द है वो है अभियान। और अभियान में उपसर्ग है अभि, अभिषेक में अभि उपसर्ग है, और जो अभिनय है उसमें जो हमारी उपसर्ग है वो है अभि। साथियों, ये चीज़ बहुत अच्छे से हमने समझी होगी। ये मैंने यहाँ पे 3 शब्द लिखे हैं, ये हमारे जीवन में कहीं ना कहीं रोज़ देखने को मिलते हैं। ये शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये शब्द मैंने सिर्फ समझने की दृष्टि से लिखे हैं। चूँकि हम एक शिक्षक बनने वाले हैं तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए।
तो जो निष्पत्ति है वो रस की होती है, और जो उत्पत्ति है वो जीव की होती है, और जो व्युत्पत्ति है वो शब्द की होती है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से हमें समझना होगा। उत्पत्ति यानी कि जीव की उत्पत्ति होती है तो विनाश भी होगा, अर्थात हम कह सकते हैं संसार की वो प्रत्येक वस्तु जो जन्म लेती है उसका मरण सुनिश्चित है। तो जो उत्पत्ति अब हुई है तो उसका विनाश भी होगा, वो समाप्त भी होगी, नष्ट भी होगी, वो मरण भी होगा उसका। तो जीव की होती है उत्पत्ति, रस की होती है निष्पत्ति, और शब्द की होती है व्युत्पत्ति। शब्द की व्युत्पत्ति होती है, शब्द आदि अनंत से है, था और रहेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। शब्द सृष्टि से पहले था, वर्तमान में है और आगे भी रहेगा। शब्द का कभी नाश नहीं होता। शब्द का पर्यायवाची की अगर बात करें तो ब्रह्म होता है। ब्रह्म ने सारे ब्रह्मांड की स्थापना की है, सारे संसार का निर्माण किया है, सारे संसार को बनाया है, सारे ब्रह्मांड को बनाया है। ब्रह्म का कभी नाश नहीं होता। ठीक उसी प्रकार शब्द का भी कभी नाश नहीं होता। शब्द की और अगर अधिक गहराई में हम जाएं तो ब्रह्मांड में सबसे पहले जो शब्द था, और ब्रह्मांड जब नहीं था तब भी वो शब्द था, और ब्रह्मांड आज है तब भी वो शब्द है, और आगे भी वो शब्द रहेगा। ब्रह्मांड हो या ना हो, संसार हो या ना हो, वो है हमारा ओम शब्द। वो कौन सा है? ओम शब्द। ओम जो है उसकी आ, उ, मा ये 3 अक्षर हैं, तो उसमें आ है उसकी 1 मात्रा होती है, ऊ की 2 मात्रा होती हैं, और माँ की 3 मात्रा होती हैं। मात्रा का यहाँ पे जो मतलब है वो समय काल से है। तो हम कह सकते हैं कि इस संसार में जो सबसे पहले शब्द बना था वो ओम था। उसी ओम से ही पूरे संसार में जितनी भी भाषाएं हैं उसका निर्माण हुआ, उसका विकास हुआ। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 106 जो उपनिषद हैं, उनमें जितने भी शब्द हैं वो सब कहाँ से लिए गए? वो सब ओम की ही देन है, ओम से ही लिए गए। कल्पना कीजिएगा अगर ओम ना होता तो आज यहाँ पर हमारा जो विकास हुआ है शब्दों का, चाहे वो किसी भाषा का हो, उसका विकास नहीं हो पाता। ये चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए। तो उत्पत्ति जीव की होती है, निष्पत्ति रस की होती है, और व्युत्पत्ति शब्द की होती है। इन सब का जो अर्थ होता है वो उत्पन्न के अर्थ में होता है, जन्म के अर्थ में होता है। एक बार फिर से देखेंगे, आज हमारा जो टॉपिक है वो है व्याकरण का स्वरूप। व्याकरण स्वरूप में हमारे 2 भेद हैं। हम सबसे पहले आज बात कर रहे हैं व्युत्पत्ति पक्ष की, और व्युत्पत्ति पक्ष के अंतर्गत हमारे जो है वो आएगा शब्द संरचना के घटक, शब्द संरचना के घटक, तत्व, इकाइयाँ या शब्द निर्माण पक्ष। किसी के नाम से भी ये पूछा जा सकता है। उत्पत्ति पक्ष में शब्द संरचना के घटक, शब्द संरचना के घटक, तत्व, इकाइयाँ, शब्द निर्माण पक्ष। वो जिस नाम से पूछे हमें बिल्कुल तैनात होना होगा, हमें बिल्कुल सतर्क होना होगा, कान खड़े होकर बिल्कुल हमारे लिए कोई भी जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना होगा। तो जो उपसर्ग है, इसमें सबसे पहला जो हमारा बिंदु है व्युत्पत्ति पक्ष में वो है उपसर्ग। आज हम उस उपसर्ग पढ़ेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रत्यय पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे संधि, और फिर हम पढ़ेंगे समास। तो उपसर्ग जो शब्द है उसको हम देखें, अगर बांटें तो वो 2 शब्दों में टूटेगा, और वो बनेगा पहला उप यानी कि समीप या पास, और दूसरा बनेगा सर्ग यानी कि निर्माण करना या सृष्टि करना। अगर हम इन्हें जोड़ के बात करें तो पास आकर नया शब्द बनाना, अर्थात हम कह सकते हैं वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर दें, उनके रूप में परिवर्तन कर दें, उसके लिए हम क्या कहते हैं? उसके लिए हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के भेद की अगर हम बात करें तो वो 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला हमारा उपसर्ग है वो है संस्कृत का उपसर्ग। संस्कृत में जो उपसर्गों की संख्या है वो है 22, और हिंदी में जो उपसर्ग हैं उनकी संख्या है हमारी 10 से 13, और उर्दू या फारसी में जो उपसर्ग हैं वो हैं 19, और अंग्रेजी में जो उपसर्ग हैं उनकी संख्या है अनंत।
उपसर्ग जो है उसका जो अर्थ है वो देखो, और उससे बनने वाले जो शब्द हैं उनको हम देखेंगे। अति उपसर्ग है, इससे का जो अर्थ है वो है अधिक, इससे बनने वाला शब्द है अत्यधिक, अत्यंत और अतिरिक्त। और हमारा जो अधि उपसर्ग है इसका जो अर्थ होगा वो होगा ऊपर, श्रेष्ठ, और इससे जो बनने वाला शब्द है वो है अधिकार, अधिपति और अधिनायक। और हमारा जो अनु उपसर्ग है इसका जो अर्थ है वो है पीछे या अनुकरण, पीछे या समान, और इससे बनने वाला जो शब्द है वो है अनुकरण, अनुचर और अनुसरण। अपि जो हमारी उपसर्ग है इससे जो बनने वाला उसका जो अर्थ है वो है बुरा या हीन, और इसका जो बनने वाला शब्द है वो है अपयश, अपमान और अपकार। और अभी जो उपसर्ग है इसका अर्थ होगा सामने, चारों ओर, और इससे बनेगा जो शब्द वो है अभियान, अभिषेक और अभिनय। साथियों, निष्पत्ति जीव की होती है, रस की होती है, उत्पत्ति जीव की होती है और व्युत्पत्ति शब्द की होती है। इसका हम उत्पन्न के अर्थ में समझते हैं। साथियों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है व्याकरण का स्वरूप। इसके अंतर्गत हमने उपसर्ग पढ़ा और नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रत्यय पढ़ेंगे। साथियों, ये क्लास आपको कैसी लगी? कोई आपके मन में विचार है, कोई प्रश्न है आपका, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मेंशन करिएगा। हम आपके प्रत्येक सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और साथियों, इस कक्षा को आपने इतने एकाग्रचित्त होकर पढ़ा, समझा, लिखा, जाना, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ और अंत में सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए हृदय की गहराइयों से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।